सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हुकूमत में मामलात इख्तलाफी, एक ही दिन में 2 मुआवन मुस्ताफ़ी। सूरत हाल ये है कि मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, जो पिछले 4 से 5 माह में बड़े एक्टिव नज़र आ रहे थे कि पाकिस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल क्या है, हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है, लेकिन अचानक आज उनका इस्तीफ़ा सामने आ गया। उन पर इल्ज़ामात थे कि बहुत से जो मामलात अद्वियात के हैं उसमें उनके कहीं ना कहीं करप्शन के अंदर चार्जेस हैं, लेकिन बहरहाल कोई भी केस, कोई चीज़, कोई इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ नहीं थी, सिर्फ इल्ज़ामात का मामलात थे। और उसके साथ साथ तानिया इदरस जो पाकिस्तान स्पेशली आई और उन्होंने डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से जो है मुस्ताफ़ी बात के, और कौमी असम्बली में आज खासी गर्मा गर्मी नज़र आई है। ठंडे मिजाज के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज खासे बरहम हुए जब ख्वाजा आसिफ ने कुछ पर्सनल अटैक के भी बात की जो कौमी असम्बली में, और ये कहा कि हुकूमत का अब सूरज गुरूब होने वाला है। शाह महमूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा, बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपके वक्त का बड़े अहम बिल थे आज असम्बली में, लेकिन वो शायद कुछ ऐसी बदमज़गी हुई, इतनी ज़्यादा शोर शराबा हुआ, बिल तो पास हो गए, लेकिन ये जो मामलात हुए, कुछ पर्सनल अटैक हुए, कुछ आप पर इल्ज़ामात हो रहे थे, हुकूमत बात कर रही थी, ये क्या हुआ सर आज अचानक से कौमी असम्बली में? देखिए, जब उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, वो चाहते थे कि 35 तरामीम के जरिए नैब के इदारे को गैर फाल कर दिया जाए, बेमानी कर दिया जाए, और 14 साल की जो करप्शन की दास्तान है वो पूरी हज़फ हो जाए। ये मुमकिन नहीं था। वो चाहते थे स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन का सहारा लेकर केसेस से फरार चाहते थे, और जो तरामीम थी उन तरामीम के पीछे बहुत से लोगों की बका और बचाव का एक पूरा मंसूबा था जो तहरीक इंसाफ के लिए उस पर अमल करना, उस पर आमादगी जाहिर करना मुमकिन। चुनाचे जब उन्होंने उनकी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो उन्होंने शोर शराबा किया। हमने क्या कहा? हमने कहा कि आप दोनों को डी लिंक कीजिए। जो आपकी फैटफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौमी जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है, और जो नैब की आप ख्वाहिशात हैं उस पर बात कर लें। 10 साल आप हुकूमत में रहे, पीपल्स पार्टी भी रही, नून लीग भी रही, आप कर सकते थे, आप ना कर पाए। जो चीज आप 10 साल में नहीं कर पाए वो हम 10 घंटों में कैसे कर पाएंगे? ये मुमकिन नहीं है। चुनाचे फैटफ पर आप लेजिस्लेट कर लेते हैं और इन पर गुफ्तगू जारी रखते हैं। हमने उनके जो 35 नुक्ते थे उनमें से जो हमें एतराजात थे उन्होंने कहा हमने एतराजात नहीं है, बिल्कुल दिए। फारूक नायक साहब ने इनको नोट किया, और अब भी हम कहेंगे कि अगर उन पे वो नशिस्त करना चाहे, बिस्मिल्लाह, हमें कोई इनकार नहीं है। वॉकआउट भी मीटिंग से कल उन्होंने किया। आज उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। हम तो आज भी कहेंगे कि सियासत में गुफ्तो शुनीद के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। गुफ्तो शुनीद होती रहती है, उतार चढ़ाव होता रहता है, इख्तलाफात भी होते हैं, शोर शराबा भी होता है। ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का हिस्सा है। हाँ, ये और बात है कि आप पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को बिगाड़ें। जब किसी पे आप पर्सनल अटैक करते हैं तो पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे उसको जवाब का मौका दिया जाता है। तो उससे हिचकिचाहट, मुझे लगता है कि कल की मेरी तकरीर के बाद ये इतने खाइफ दिखाई दे रहे हैं, इतने नफ्सियाती दबाव में, क्योंकि उनका मंसूबा जो है वो बेनकाब हो गया। उनके जो इरादे हैं वो खुलकर सामने आ गए, और ये जाहिर हो गया कि वो फैटफ के को कंधे पे रखकर वो नैब को निशाना करना चाहते थे, जो नहीं हो सका। अच्छा, मैं शाह साहब, एक जो चीज़ मैं आपसे मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि नैब के मामलात के हवाले से आज ख्वाजा आसिफ ने तकरीर के दौरान कहा कि ये तासुर दिया जा रहा है कि FATF से निकलने के लिए शायद नैब के जो केसेस हैं, यानी कि उनके खिलाफ हैं, उनकी जमात के उनके कायदीन के खिलाफ हैं, उसको मजीद सख्त किया जाना है, यानी कि FATF से बराह रास्त इन सियासतदानों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। FATF की जो जरूरियात हैं वो एक इंटरनेशनल फोरम है,
اور اس پہ جو ان کی جو کمپلائنس کی جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ دی گئی ہیں، اس کا تو مطالعہ کیا جا سکتا ہے نا، کس نے کیا تقاضا کیا، ہم نے کون سی کہاں ہم کمپلائنٹ ہیں، کہاں ہم نے ابھی کمپلائنس کرنی ہے، تو اس پہ نہیں ہو رہی ہے، تو حقائق ہیں جن کے سامنے رکھ کر بات کی جا سکتی ہے، ایسا درست نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک اور چیز ہم یہاں جاننا چاہیں گے، ایک معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا خاص سے وہ کام کر رہے تھے اور پچھلے دنوں میں مصروف بھی بہت تھے، پھر تانیہ ادرس صاحبہ آئین ڈیجیٹل پاکستان کے لیے، دونوں کا آج اچانک استعفیٰ دے دینا، یہ کیا جو بات وہ کر رہے تھے خواجہ آصف کے ظہر ہو گئی ہے اور مغرب ہے، سورج غروب ہونے والا ہے حکومت کا، یہ کیا معاملات ہیں اچانک استعفے آنا معاونین کے؟ دیکھیے یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ سورج غروب ہو جائے، لیکن یہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ انہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، کوئی کہیں نہیں جا رہا اور معاملات انشاءاللہ اپنی ڈگر پہ چلتے رہیں گے۔ تو شاہ صاحب، یہ دو معاونین کے استعفے کا آ جانا اچانک یہ دھچکا نہیں ہے حکومت کو کہ جو خاص سے کام بھی کر رہے تھے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے اب مجھے نہیں معلوم، میرے علم میں نہیں ہے، میں نے یہ خبر دیکھی نہیں ہے، اس کی تفصیلات میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا اس سے لیا گیا ہے یا اس کی وجوہات کیا تھی، تو میں اس پہ کامنٹ جب تک میری پورے معلومات میرے پاس نہ ہوں میں کامنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج کچھ ترمیمی بل جو ہیں وہ منظور ہوئے اور خاصی گرما گرمی شور شرابہ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود یہ بل پاس ہو گئے۔ نیب کے حوالے سے سب سے اہم معاملہ ہے جس پہ اپوزیشن چاہتی تھی کہ ان کی ترامیم لی جائیں، رکھی جائیں، شامل کی جائیں، لیکن انہیں مسترد کر دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے یہ وجہ بتائی گئی کہ وہ ان تمام ترامیم کو اگر منظور کر لیا جاتا تو وہ ان کی قیادت، ان تمام لوگ ان سارے کیسز سے نکل جاتے۔ رانا ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس وقت پاکستان مسلم نون کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر نیب قوانین ہیں تو وہ پچھلے 10 سال میں 5 سال آپ کی حکومت تھی، پاورفل حکومت تھی، 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کو نہیں چھیڑا گیا، لیکن یہ کیسز حکومت کہتی ہے کہ آپ کے ادوار میں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے ادوار میں آپ کے خلاف بنے ہیں 90% کیسز۔ اب جب ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے، نیب اپنا کام کر رہا ہے، حکومت کہتی ہے نیب ایکٹیو ہو رہا ہے، بڑے لوگوں کو پکڑ رہا ہے، اور اب آپ کو نیب بھی برا لگ رہا ہے، اس کے قوانین بھی برے لگ رہے ہیں جو آپ کے دور میں بھی تھے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے بول ٹی وی کا اور آپ کی پوری ٹیم، آپ کے چیئرمین صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور مجھ سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب آپ سے بالکل ہم کلام تھے، اور میں کیونکہ ایک مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں اور میں اس لیے جانتا ہوں کہ ان کے والد محترم جو تھے وہ مسلم لیگ نون کا حصہ تھے، پھر یہ خود مسلم لیگ نون کا حصہ رہے، پھر یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور پیپلز پارٹی کے بعد جب یہ پارٹی بدلنے لگے تھے تو اس وقت بھی ان کا آپشن موجود تھا کہ اگر ہم ان کو چیف منسٹری دے دیں تو یہ نون میں آنا چاہ رہے تھے، اور اگر پی ٹی آئی والے دے دیں تو یہ ادھر جا رہے تھے۔ یہ بالکل ایئرپورٹ کے قریب دونوں سائڈوں پر یہ گفتگو میں ان کے دوست جاری مصروف عمل تھے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ آج قریشی صاحب کا یہ کہنا کہ 10 سال میں جو ہوا، تو قریشی صاحب اس میں تو کوئی 3-3.5 سال آپ ہی وزیر خارجہ تھے پارٹی کے دور میں، تو آپ بالکل بات کرتے جو اس دور میں کرپشن ہوئی، جو اس دور کے وزیر فنانس تھے شیخ حفیظ صاحب، وہ آج بھی وزیر فنانس ہیں، اور میں کیونکہ صوبائی اسمبلی کا کیبنٹ ممبر تھا، میں چیف وپ تھا، مجھے پورا اندازہ ہے کہ جو فنانس منسٹر ہوتا ہے، جو فنانس سیکٹری ہوتا ہے، وہ تمام ڈپارٹمنٹس کو فنڈنگ انہوں نے ایلوکیشن کو فائنلائز کرنا ہوتا ہے اور اس کو میچور کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے نیب جو اکتوبر 1999 کو بنی تھی، اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب شریف فیملی اور مسلم لیگ نون کے لیے بنی تھی، جو کاف لیگ کریٹ ہوئی، اور اب جو پرویز الہی صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم حکومت میں تھے اور ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کو پی ٹی آئی میں لے جانے کے لیے جس طرح اداروں کے کچھ آفیسرز کام کر رہے تھے، اس لیے نیب کا کردار بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے۔ جو آنریبل چیف جسٹس آف
सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वाले केस में ये चीज़ें एक्सपोज कर दी हैं। ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, और जो मैं अर्ज़ कर रहा था, कराची में जब इमरान खान साहब एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने ज़ाती दोस्तों से कहा कि देखें हम आपके लिए नैब आर्डिनेंस ले आए हैं, और वो नैब आर्डिनेंस रहा, उसमें ज़ाती दोस्तों को और कुछ ऑफिसर्स को बिल्कुल अब्लाइज किया गया, और फिर जब दोस्तों ने बेनिफिट्स ले लिए वो आर्डिनेंस ख़त्म हो गया। आज जब ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की आप तमाम डिसीजन जो हैं, जो डायरेक्शन है, उन पर ये गवर्नमेंट लेके आई है। ये तो तकरीबन कोई 8-9 माह से हमारे साथ ऑन बोर्ड थे, हम उनके साथ इसलिए नहीं बैठते थे कि ये गैर संजीदा लोग हैं। अब उन्होंने कहा कि हम ये अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, तो अपोजिशन कोई सजेशन दे, प्रपोजल दे। तो मुदस्सर साहब, इशू ये है, प्रपोजल होती हैं फॉर डिस्कशन, उन्होंने डिस्कशन नहीं की, और आकर कौमी असम्बली में वही इल्ज़ामात, और शाहमूद कुरैशी साहब का रवैया गैर मुनासिब था। जो फैसल वावडा साहब ने 1.5 माह पहले बात की थी कि ये प्राइम मिनिस्टर की रेस में कुरैशी साहब और असद उमर साहब लगे हुए हैं, इनकी इंटरनल गेम है, इसलिए ठीक वो है। ऐसा असर बात पे इस पे हम बात करें, अब इसको अपोजिशन के लिए कितना होगा, लेकिन अपोजिशन खुद भी अब बैठ रही है APC के हवाले से। फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर इत्तलात पंजाब में। बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपके वक्त का। एक तरफ तो कौमी असम्बली का मामला है, शाह महमूद साहब भी बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त APC के मामलात हो रहे हैं। लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग्स भी अरेंज, गुफ्तगू, ये वो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। आप अपोजिशन के लिए मज़ीद सख्त मामलात कर रहे हैं कि जो आज नैब के कवानीन की तरमीम भी थी, तो आपने तो अपोजिशन को खुल्लम खुल्ला दावत दे दी अपने खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बुनियादी तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब ने ब्रोकर और एजेंट बनकर वो बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान पुल का किरदार अदा किया और अपना कंधा फराहम किया अपनी दिहाड़ी लगवाने के लिए, क्योंकि पिछली दफ़ा भी इन्होंने लाउमार किया था, करोड़ों रुपए की दिहाड़ी लगाई थी, और पैसे नवाज शरीफ साहब से भी ईंटे थे, जरदारी साहब से भी ईंटे थे, और अपने जनाब मुरीदैन से भी। इस बार फिर वो दिहाड़ी लगाना चाहते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें उस वक्त नाकाम और नामुराद। आखिरी 1 मिनट में कल जब दोनों लीडर मौलाना फजल रहमान साहब की कोशिशों से जब वो मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे, तो आप सारी दुनिया ने देखा कि आखिरी 2 मिनटों में बिलावल जरदारी साहब ने बड़े जोशो खरोश से कहा, ये है शहबाज शरीफ साहब कि जो हमारे बुजुर्ग तरीन सीनियर तरीन लीडर हैं, ये तहरीक की क़यादत करेंगे। तो आगे से जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया ठिंगना दिखाते हुए कि जनाब मैं नहीं करूँगा, ये है हमारे यंग लीडर और ये नौजवान लीडर है, ये तहरीक की क़यादत करेंगे। तो जस्टर चला गया कि दोनों एक दूसरे के जनाब लीडर हैं, दोनों तहरीक चलाने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के ऊपर जनाब ये एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और दोनों एक दूसरे पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि कल ही एम चौराहे पे इनकी हंडियां फूट गई थी। सही। और ये गैर मुतहिदा अपोजिशन है, ये फेक हो सकती है लेकिन एक और एक नहीं हो सकती। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब कुछ बात करेंगे महंगाई की सूरत हाल से मुतालिक। ईद कुर्बान करीब आते ही फलों और सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारे बिल्कुल गायब नजर आ रहे हैं। कराची की सूरत हाल जानेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, क्या सूरत हाल है मार्केट की? आज बिल्कुल जो सब्जियों की और जो घरेलू अशिया की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से रोज़ाना जो है वो सब्जियों के, फलों के और अशिया खुर्दोनोश के दीगर आइटम जो हैं उनके रेट जारी किए जाते हैं, लेकिन पूरे शहर में किसी भी जगह कमिश्नर कराची या हुकूमती जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। प्याज, आलू, टमाटर, सब्ज़ियाँ ईद कुर्बान से जो है वो पहले उनके रेट जो है वो मनमानी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ज़िला इंतज़ामिया में जो है वो सड़कों पर नज़र नहीं आती। जब हमने यहाँ दुकानदारों से बात की तो उनका कहना यही था कि जो सब्ज़ी मंडी है, मरकज़ी सब्ज़ी मंडी है, वहाँ से रेट महंगा आ रहा है, जिसके बाइस जो है वो
हमें इन्हीं कीमतों पे बेचने पे हम लोग मजबूर हैं। सब्ज़ी मंडी पे भी जो है इन्फ्लुएंस है मार्केट कमेटी का, लेकिन मार्केट कमेटी के अहदेदारान कभी सब्ज़ी मंडी पे नज़र नहीं आते। कहाँ सौदे हो रहे हैं, कौन सौदे कर रहा है, कुछ नहीं पता। हुकूमत के जो अफसरान है, जो अमला है, वो चादर ताने शायद सो रहा है। जो यही वजह है कि इंतजामिया अब चादर ताने सो रही है, प्राइवेटियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही हैं और मनमानी कीमतें अब वसूल की जा रही हैं। हैदराबाद की सूरत हाल जानेंगे, जहाँ पर यही सूरत हाल है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गायब हैं और दुकानदारों की मनमानी है। ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आगाह कीजिएगा हैदराबाद की सूरत हाल से मुताल्लिक। जी, हैदराबाद की आवाम इन दिनों मुनाफाखोरों की जद में, जहां प्राइस कंट्रोल कमेटियां नापैद हैं, गायब हो चुकी हैं, वहीं पर दूध जो है वो भी मुकम्मल नापैद है। और दूध बेचने वाले जो बड़ा मालकान हैं या डेयरी के जो मालकान हैं, वो इस वक्त आवाम को बेहद तंग कर रहे हैं। इसी तरीके से ईद करीब आने पर परचून पर जो चीज़ें मौजूद हैं, जो मसाला जात हैं, चीनी है, आटा है, उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। आम परचून की दुकान जो कि एक मोहल्ले में है, हम मौजूद हैं एक मोहल्ले में, आम परचून की दुकान पर क्या कीमत है जहाँ से आम आदमी ख़रीदारी करता है, कितनी कीमतें बढ़ी हैं? जैसे आटे पे हर हफ्ते 10 रुपये 540 का था, 600 रुपये का आटा हो गया। शक्कर थी 70, आज 90 रुपये, 95 रुपये अभी सुनने में आया 95 रुपये हो गए। मसालों 400 था, 600 रुपये पहुँच गया अब। अच्छा, हर चीज़ पे बढ़ गए हैं पैसे, हर चीज़। चावलों पे बढ़ रहे हैं? जैसे महीने के हिसाब से अब आटा तो 10 रुपये बढ़ रहा, हर हफ्ते के हिसाब से 500 रुपये था, 600 रुपये हो गया हर हफ्ते। वो कितना परेशान? वो बहुत परेशान हो रहा, वो आगे इधर झिक जैसा करते हैं। अब आगे से ही महंगा आ रहा है तो क्या करें हम। खरीदार भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। आप बताइएगा कि किस तरीके से मैनेज करते हैं घर को, कितनी महंगाई हुई है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, गरीब आदमी इस टाइम बहुत परेशान है, समझे ना। गवर्नमेंट ने जो दावे करे थे, सारे दावे ज़ीरो चले गए। इस टाइम बेरोज़गारी, लॉकडाउन की वजह से कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है। मजदूर बेचारा अगर मजदूरी करने जा रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, समझे ना, घर किस तरह मैनेज कर रहे हैं, ये तो बस अल्लाह जानता है। हैदराबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे इरफान अराई। फैसलाबाद की सूरत हाल भी जान लेते हैं, जहाँ पर ग्राम फरोश मनमानी कीमतें वसूल करें, लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया ने कुछ गिरफ्तार भी लोग किए हैं। हम बात करेंगे, उवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से। उवैस, आगाह कीजिएगा फैसलाबाद की सूरत हाल से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और महंगाई है कि इसका एक तूफ़ान बर्पा हो चुका है। हर चीज़ की कीमत आसमान की बुलंदियों को छू रही है। वो सब्जियां देख लें, फ्रूट देख लें, मसाला जात देख लें, हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। अगर हम सिर्फ सब्ज़ी की बात करें, जो कि ईद पर जिसका इस्तेमाल ही बहुत ज़्यादा है, प्याज का, सब्ज़ मिर्च का, धनिए का, अदरक का, क्योंकि कई अक़साम में खाने पकाए जाते हैं, तो हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम सिर्फ बात करें तो आलू तकरीबन 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ये यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इससे कबल यही आलू मार्केट में तकरीबन 60 रुपये 65 रुपये अच्छा आलू मिल जाता था। अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज पहले 25 से 30 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब था, वही प्याज 40 रुपये किलो पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अदरक की बात करें तो अदरक वैसे ही तकरीबन 400 के करीब रहता है, तो इस मौके पर अदरक 450 करीब हो चुका है। अगर हम बात करें गाजरों की फ़ी किलो मिल रही है। अगर सब्ज़ मिर्च की बात करें, सब्ज़ मिर्च तकरीबन 120 से 130 रुपये फ़ी किलो है। गर्ज ये कि हर चीज़ का रेट जो है वो ज़्यादा हो गया, और जबकि जो इंतजामिया की रिट है वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। अभी असिस्टेंट कमिश्नर आए थे जंग बाज़ार में, यहाँ पर उन्होंने कार्रवाई की है, जो चीज़ें महंगी दामों बेचने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किए, लेकिन दूसरी जानिब जो ताजिर हैं, जो ये वेंडर्स हैं। उवैस सत्तार हमें आगाह कर रहे थे इस वक्त फैसलाबाद में महंगाई की सूरत हाल से मुतालिक। मुदस्सर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।